लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की रक्षा है, भारत की संरक्षण है। जो खनन के गुट हैं, औद्योगिक गुट हैं, इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज, ये सह नहीं सकेगी लद्दाख का पर्यावरण ऐसा औद्योगिक विनाश कहूंगा मैं तो, विकास नहीं। Now flash flood like situation in Leh Ladakh. लोग सोचते हैं ये लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं, संरक्षण क्यों चाहिए इन्हें। आज हमारी बारी है, कल को आपका पूरा उत्तर भारत इससे प्रभावित होगा। कहा जाता है कि इन हिमालय के ग्लेशियर्स पर 200 करोड़ लोग निर्भर करते हैं। एक साल में बाढ़ आता है तो दूसरे साल में अकाल पड़ता है। जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी अप्रोच रही है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल कर किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो ये आपने हमारे साथ वादे किए, आश्वासन दिए, इन सब का हम फिर धन्यवाद कहना चाहते हैं। मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन घोषणाओं के बाद एक सन्नाटा सा छा गया कुछ महीनों के लिए, फिर एक साल के लिए, फिर नकारात्मक संकेत मिलने लगे कि ये नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ लेह में तो जो सिख शेड्यूल शब्द को उच्चारण करे उन पर ज्यादतियां होने लगे, बच्चों को पकड़ा जाने लगा। किसी अपहरणकर्ता के अपहरण से आपने हमें बचा के लाया, मगर फिर हमें बेचने पर लिए रख दिया भरी बाजार में। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से निकाल के यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बिना लोकतंत्र का यूटी बनाया है। मगर इस बार एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, चुनाव के आने के संदर्भ में इसे हम चरणों में करेंगे, 21 दिन के चरणों में। जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये पूरा जम गया है। टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर हमारे सैनिक सबसे कमज़ोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। बताया गया था कि मेरा शुगर लेवल बहुत लो है, 20 पे है, जो कि 100 से 200 तक होता है, मगर वो नेचुरल है क्योंकि 5 दिन से कुछ भी अंदर गया नहीं है। तो आज संडे है तो यहाँ पर लगभग 1000 के करीब लोग आए थे। लद्दाख की लड़ाई नहीं है, ये सत्य और लोकतंत्र की है, क्योंकि लद्दाख को यूटी बनने के बाद बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के, बिना जन प्रतिनिधित्व के परमानेंट प्रेसिडेंट्स रूल में, यूं कहिए एक कॉलोनी की तरह रखा गया है, जो कि भारत के किसी भी प्रांत में नहीं होता है। तो 2019 में हमसे वादा किया गया सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में खुलेआम लिख के कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षण दिया जाएगा, और 2020 तक फिर वो भूल गए ये वादा। फिर जब दूसरा चुनाव आया हिल काउंसिल का, तो लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे अगर इस तरह से होता है, तो उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला हुआ। इस पे सरकार ने से विनती की और उन्होंने विश्वास किया, फिर से भारी बहुमत से
रूलिंग पार्टी को जिताया, फिर उसके बाद 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। जनता नेताओं पर भरोसा नहीं करती, नेता अपने साथियों पर भरोसा नहीं करती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे विश्वास उठ रहा है और ऐसे में फिर नेताओं से सीख के लोग भी फिर बिजनेसेस में भरोसा नहीं करते हैं, वादे तोड़ देते हैं। अगर इलेक्शन मैनिफेस्टोस के साथ यही हाल होता रहा तो लद्दाख एक उदाहरण बन जाएगा हर नेता के लिए कि कोई भी वादा कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा करने की। मगर अगर लद्दाख के लोगों ने किसी तरह सरकार से ये मनवाया कि वो वादे पूरा करे तो फिर एक अच्छा उदाहरण बनेगा 50 साल तक कि जो नेता वादे करते हैं उन्हें हमें पूरा करवाने का भी साधन है। जब हम कहते हैं सत्यमेव जयते तो सत्य की जय होनी चाहिए, नहीं तो भारत एक नया मिसाल शुरू करेगा, मिथ्यामेव जयते, झूठ की जीत होती है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि किया भी जाएगा आज नहीं तो कल, कि ये जो सरकार है जो भगवान राम पर इतना आस्था रखती है, तो भगवान राम तो मूर्तियों में केवल नहीं अपने आदर्शों में जीते हैं और उनका आदर्श है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं बहुत अच्छे से हूँ 7वें दिन पे। आज सुबह काफ़ी बर्फबारी हुई, फिर भी बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हमसे। इनमें लद्दाख यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स थे, बार एसोसिएशन के सारे वकील यहाँ आए, भिक्षु आए, भिक्षुणी आए मठों से, भूतपूर्व सैनिक यहाँ आए। हर एक भाषण में उनकी बेबसी, उनकी आक्रोश झलक रही थी। लोग ये कह रहे थे कि ये सरकार हमें किस गलती की सज़ा दे रहे हैं, क्या ये कि हमने हर जंग में सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में बराबर का हिस्सा लिया। एक रिटायर्ड सोल्जर ने तो ये कहा कि वो कई युद्धों में लड़े पाकिस्तान के साथ और उन्होंने देखा कि लद्दाख के जो स्वयं सेवक हैं जो कि आगे युद्ध भूमि तक बिना कुछ पैसे के काम करने गए, गोला बारूद ढूंढने के लिए गए, वो सैनिकों से भी बेहतर थे। तो ऐसे काबिल लद्दाख के लोग होते हैं इन पहाड़ों में, तो लद्दाख स्काउट्स का तो कहना ही क्या। अगर ऐसा ही होता रहा और लद्दाख के लोगों के अरमानों को दबाया गया, संरक्षण के वादों को तोड़ा गया, तो मुझे डर है। मुझे डर ये नहीं है कि यहाँ के लोग भड़क जाएंगे और देशद्रोही बन जाएंगे, मुझे डर ये है कि यहाँ के लोग साधारण नागरिकों जैसे बन जाएंगे। ज़्यादातर लोग देश के लिए तो कुछ नहीं करते, अपने लिए बहुत करते हैं और फिर कभी देश के लिए योगदान देने की बारी आए टैक्स में, कर में, तो वो टैक्स चुराने लग जाते हैं। आपको पता है लद्दाख में कोई टैक्स नहीं है, टैक्स की पूरी छूट है यहाँ पर, मगर फिर भी मैं टैक्स देता हूँ वॉलंटरीली, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं दे सकता हूँ, एक योगदान है देश के विकास के लिए। ये जज्बा है यहाँ के लोगों में। है कि 6वें शेड्यूल में आपका विकास नहीं होगा, मगर 6वां शेड्यूल तो विकास के खिलाफ नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि स्थानीय जनजातीय लोगों के समन्वय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उनको दिए गए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि असेंबली के छोटे रूप हैं, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों के समन्वय के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहें तो फिर इंडस्ट्री को लाए, माइनिंग को भी लाए। ऐसा विकास के खिलाफ 6 शेड्यूल में कुछ भी नहीं है। आप लोग तो 6 शेड्यूल लेके बाहर के लोगों को रोक रहे हैं, एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। जो लद्दाख में संवेदनशील जगह हैं, आपको पता है चांगतांग में चांगपा समुदाय है जनजातीय, जो पश्मीना बकरियों को पालते हैं, और वहीं पर सोमोरिरी इकोसिस्टम, पांगोंग इकोसिस्टम जैसे बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण है। दूसरी तरफ जैसे आर्यन वैली है, वहाँ पर बहुत ही अलग संस्कृति है, आर्यन समय के कहते हैं। 6 शेड्यूल ऐसी सुविधाएं देता है कि हर एक जनजाति और उनके परिवेश को बचाया जाए। लद्दाख के ही लोगों से भी, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि लद्दाख के लोगों से भी बचाने की जरूरत। तो ये बाहर से अंदर या ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आर्थिक कामों की बात आए, कॉमर्स की, तो फिर यहाँ पर ऐसे जगह भी हैं जहाँ कोई संवेदनशीलता नहीं है। वहाँ पर हम इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं जिसमें कि हर कोई उद्योग लगाए, कॉमर्स चलाए, देश से बल्कि दुनिया से निवेश हो। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लद्दाख बहुत छोटा है, इतने छोटे से जनसंख्या को स्टेटहुड या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दिया जा सकता है। अगर आप देखें तो सिक्किम, जिसकी जनसंख्या अभी 6 लाख है सिर्फ, जब वो राज्य बना, स्टेट बना था 1975 में, तब उसकी जनसंख्या केवल 2.5 लाख थी। तो करना चाहें तो सब कुछ मुमकिन है। लद्दाख बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है, सीमा पर है, संवेदनशील है। फिर अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा संवेदनशील क्या होगी? अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल सीमा पर है और आए दिन वहां भी समस्याएं होते हैं, मगर वो तो स्टेट है, राज्य है, फुल फ्लेज, और वो अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये तो लद्दाख के लोगों के साथ इंसल्ट है, अपमान है कि हम आपके हवाले इस जगह को नहीं रख सकते हैं। हिल काउंसिल है, उन्हीं में जनता के प्रतिनिधित्व है, मगर उनके पास लद्दाख के विकास में क्या केवल 8-9%, बाकी सब
एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने हिसाब से, उनके सूझबूझ से, उनके समझ से, जो कि ज्यादा नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख से नहीं होते तो उन्हें समझ नहीं होती। 3-4 साल लगते हैं समझने में और 3-4 साल में उनके जाने का वक्त हो जाता है। मेरे सारे अपडेट्स हिंदी भाषा में हैं। उसका एक कारण है, वो ये कि मैं नहीं चाहता कि भारत की ये अंदरूनी बात विदेशों तक पहुंचे और हमारे ये नेता, उनका अपमान हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। हमारे बहुत से समर्थक विदेशों में हैं, बहुत से नेटवर्क्स हैं जो हमारे समर्थन करना चाहते हैं। जैसे एशिया में मैक्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है, जापान में कई फाउंडेशंस हैं, वैसे ही यूरोप में रोलेक्स अवार्ड फाउंडेशन है, नोबेल पीस प्राइज फाउंडेशन है जहां मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर किया था, वैसे ही अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। मगर अब क्योंकि इतने दिन हुए और हमें एक आवाज़ तक नहीं पहुंची, तो हम सोच रहे हैं कि कल से हम अपने सुबह का अपडेट अंग्रेजी भाषा में करें। Good morning and July. This is the 10th day of our climate fast under the open skies. The temperatures. लोगों से मिलते हुए एक वकील साहब ने मुझे कहा, आपको पता है भारत की कितने भाषाएं हैं? मैंने कहा 22। उन्होंने कहा नहीं, 22 + 1। लगभग सारे अकॉर्ड्स जो नॉर्थ ईस्ट में हुए वो आर्म्ड स्ट्रगल के बाद हुए, बंदूक उठाने के बाद हुए, चाहे वो फिर मिजो हो, नागा हो, त्रिपुरा हो, बोडो हो। बंदूक की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द गन, यही भारत सरकार समझती है। लद्दाख को शायद ये साबित करना होगा कि भारत के अगर वो 23 कहते हैं तो 24 भाषाएं हैं, और वो 24वां भाषा है शांति की भाषा, जहां पर हम खुद को दुख दें मगर औरों को नहीं दें, और इस शांति की भाषा को सरकार समझे। अब ये सरकार पर है कि वो साबित करे कि भारत में शांति की भाषा भी समझी जाती है। अब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी हमारी इशू को उठाना शुरू किया है, जैसे इंडिया टुडे टीवी और मिरर नाउ। मैं सलाम करता हूँ इन चैनल्स का जो सच के साथ खड़े हैं, सच दिखाते हैं, और इनको हमें समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत के सभी लोग लद्दाख के साथ जुड़ेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। और जुड़ने का तरीका है, आप अपने अपने राज्यों में, शहरों में, गाँव में लद्दाख मित्र समूह, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर ग्रुप्स बनाएं। और इन ग्रुप्स के कोऑर्डिनेटर हैं श्री दिलीप जैन, जो कि लगभग 20 साल से लद्दाख से और मुझसे जुड़े हैं। तो हम इस मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे, नॉट जस्ट फॉर लद्दाख बट ऑल्सो टू लर्न कि हम अपने क्षेत्र में पर्यावरण को कैसे बचाएं और कैसे मूवमेंट को बढ़ाएं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इतना समर्थन दिया भारत भर से। कल रविवार को तो इतने शहरों में इतने लोगों ने मिलकर लद्दाख के संरक्षण के लिए अनशन किए, प्रदर्शन किए। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अगले रविवार इससे भी बड़ा हम करेंगे 24 मार्च को। जुले और नमस्कार। ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि मैं 14 दिन से बिना एक दाने अन्न के सिर्फ पानी और नमक पर जी रहा हूँ, मगर ये सच है और मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है अभी भी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आज यहाँ पर हॉस्पिटल से फिजिशियन डॉक्टर आए थे। हमारे शरीर का एक और ही प्रक्रिया होता है, जब उसे खाना बिल्कुल नहीं मिलता है तो फिर वो जैसे चर्बी या जो भी और इसमें फिर कीटाणु भी हैं, इन सबको शायद ये शरीर खा जाता है जब उसे खाना नहीं मिलता है। तो इसलिए ग्लूकोज लेवल तो लो हो जाता है, कीटोन बॉडीज जो हैं वो एबनॉर्मली, असाधारणतः बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि ये ऊर्जा मुझे जो भी जिस्म में चर्बी है, फैट्स हैं, उनसे आ रहा है, तब कीटोन बॉडीज पैदा होते हैं। अब समस्या तब होगी जब चर्बी खत्म हो जाए, तो फिर ये मांसपेशियों को, मसल्स को खाना शुरू करेगी, तब चिंता की बात होती है। अभी इसकी कोई चिंता नहीं है, फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता था। नमस्कार जुले। यूँ तो मेरी सेहत ठीक है डॉक्टर के मुताबिक, मगर आज मुझे काफ़ी ऊर्जा की कमी का महसूस हो रहा है और कल डॉक्टर मेरे खून की जांच करेंगे। यहाँ मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कुछ तो 10 दिन तक रहे, मगर एक वीर जवान मेरे साथ पहले दिन से ही, यानी कि आज उनका भी 15वां दिन ख़त्म हो रहा है। वह हैं लद्दाख के जो सैनिक बल है, लद्दाख स्काउट्स, उसके एक वीर जवान, रिटायर्ड सूबेदार स्तनबाज। बहुत ही पुरस्कारों से सुसज्जित सैनिक दस्ता है ये। मैं आज आपका उनसे परिचय कराना चाहती हूँ। नमस्ते जी, मैं तकरीबन 30 साल देश का रक्षा करने के बाद अभी मैं हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। सारे लद्दाख के लोगों को बहुत दिल में ठेस पहुँचा है। हमें भी बहुत नाराज़गी हुआ है कि हमने इतना देश को रक्षा किया, और भारत ने लद्दाख की जितना भी जनता है, हर जंग में, हर युद्ध में बिल्कुल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साजो सामान ढोने के लिए सहायता किया। तो जब तक ये हमें हमारा मांगे पूरा नहीं होगा, चाहे हमारा जान भी चला जाए, तो हम यहाँ पे हमारा अनशन रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनके साथ बहुत से भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आते रहे हैं। शुरू से अगर देखें तो 500 से 1000 तक यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक बहुत ही जज्बे से अनशन पर बैठे हैं। तो चांगथंग जो सीमा पर है, उनकी समस्या ये है कि
उनका जो चरागाह है वो जमीन अब खिसकते जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके अंदर की ओर घुसता आ रहा है, और एक तरफ अगर कोई संरक्षण ना हो तो भारतीय जो उद्योग और खनन गुट हैं वो अपना जगह जमीन लेते जा रहे हैं कि इनको अपनी बकरियां बेचना पड़ रहा है क्योंकि चरागे अब इतने नहीं बचे हैं। सरकार ने खुद वादे किए, अगर नहीं निभाना था तो वादे किए क्यों? जुले और नमस्कार साथियों। पिछले 2-3 दिनों से मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है, कब तक बोल पाऊँ कुछ पता नहीं है। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। जो अच्छे काम हैं उन्हें मैं कभी भी अच्छा ही कहूँगा, जो कमी रह जाए तो वो मैं कमी बताना चाहूँगा ताकि आप इससे भी अच्छा करें। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, बात आप तक नहीं पहुंचती हो कि लद्दाख के साथ क्या हुआ है। लोग इतने मायूस थे कि उन्होंने अगला चुनाव जो स्थानीय हिल काउंसिल के थे उसको बहिष्कार करने का फैसला किया। एक सरकारी विमान विशेषता बेचकर उन्हें दिल्ली ले गए वार्तालाप के लिए। उनसे विनती की गई कि ऐसा कदम ना उठाएं, और हमारे नेताओं ने पूर्ण विश्वास किया और वापस चले आए। इस चुनाव में तो पहला बिंदु घोषणा पत्र का, मैनिफेस्टो का यही था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा। भाजपा के प्रतिनिधियों को भारी बहुमत से जिताया, मगर फिर चुनाव जीतने के बाद इस वचन का, इस घोषणा पत्र का याद दिलाने पर भी नेता नाराज होने लगे। और जब दिसंबर के 4 को लद्दाख के नेता फिर दिल्ली गए, अब की मीटिंग्स में कोई जहाज़ नहीं भेजा गया, बल्कि टिकट तक नहीं दी गई, वो अपने खर्चे से गए। और फिर दिल्ली में 14 नेता यहाँ से जाते हैं अपना सारा समय देके, और मीटिंग में कहा जाता है आप अपनी मांगें लिखित में देंगे। अब मांगे तो लिखित में पहले से दी जा चुकी थी, अगर विस्तार चाहिए होता तो वो कह सकते थे विस्तार में लिखित लेके आइए। तो फिर समिति बड़ी है तो छोटी समिति 24 को बैठेगी। जब फरवरी 24 को छोटी समिति बैठे तो भी कुछ खास निर्णय नहीं हुआ, और कहा गया अगली बार हम न्याय विज्ञों को बुलाएंगे। जुले और नमस्कार दोस्तों। आप लोगों में से बहुत से समूहों में से दुखद एक खबर मिली है कि आपके शहरों में रविवार को सभा करने के लिए प्रशासन अनुमति नहीं दे रही है। तो हमें हैरानी होती है कि प्रशासन इस छोटे से फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख और लद्दाख का जो ये आंदोलन है इसे इतना बड़ा मान रही है कि उसको आप रोकना चाहें। इससे तो वैसे हमारा तो मनोबल बढ़ता है कि शायद हमारा आंदोलन उतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से इसे रोका जाए। धर्म के नाम पर हम कसम खाते हैं, लड़ते हैं, मर मिटते हैं, हजारों घंटे या दिन धर्म के नाम पर हम बिताते हैं, और हर धर्म, कोई भी धर्म हो, सच्चाई पे चलना सिखाते हैं। जब यही व्यवहार में आए तो भारत की क्या हालत है जरा देखिए। 180 देशों की कक्षा में हमारा महान देश प्रथम पोजीशन पे नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे पे भी नहीं है, चौथे, पांचवें, छठे पे भी नहीं है, 93वें पोजीशन पे हमारा देश है। फिसड्डी 93 पोजीशन पे। उससे आगे तो चीन, जहाँ पर किसी धर्म को मानते भी नहीं है, बहुत आगे है। अब इस कक्षा में प्रथम द्वितीय कौन आते हैं पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पे, जरा देखते हैं। आप देख रहे हैं ये हैं देश जिन पे हमें भी गर्व होनी चाहिए, इनको तो होगी ही, जो हमारे भगवानों के दिखाए हुए सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जहाँ जिंदगी के हर चीज में लोग ईमानदारी से पेश आते हैं, वो ये देश है। तो अब जरा ये देखिए, ये है दुनिया के सबसे धनी देश, जहाँ पर कैपिटा जीडीपी सबसे ऊंची है। तो इनको जरा देखिए, पहले 10 देश, आपको कुछ दिख रहा है? गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो सबसे धनी देश हैं, इनमें से आधे तो वही हैं जो सच्चाई के रास्ते पे भी सबसे ऊपर थे। तो अन्ना हजारी जी ने जो 2011 में अनशन की थी लोकपाल बिल के लिए, 13 दिन की थी, और मुझे पहुंचना है, जैसा मैंने कहा, 21 दिन का अनशन है। तो 21 दिन क्यों रखा गया है ये? क्योंकि गांधी जी ने जो अपनी सबसे लंबी अनशन की वो 21 ही दिन का था, और वो 1943 में था, क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इलेक्शन नोटिफिकेशंस निकल गए हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, और ऐसे में ये सरकार कुछ चाहे भी तो कर नहीं सकती। हम हैरान हैं कि उन्होंने आज के दिन तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया लद्दाख की इस समस्या को सुलझाने का, अपने वचन को पूरा करने का। आने वाली सरकार वो कोई भी हो सकती है, तो जो मुख्य गुट हैं, गठबंधन हैं, उनसे हम उम्मीद करें कि वो लिखित में एक कानूनी मान्य आश्वासन दें कि वो अपनी सरकार के बनते ही लद्दाख के इस समस्या को सुलझाएंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो ये है कि फिर ये सरकार ही बदल जाए जिसने वादा किया और उस पर मुकर गए। रविवार को
देश भर में लगभग 40-50 शहरों में सभाएं हुई, अनशन हुए और लद्दाख के समर्थन में लोग जुटे। 20 दिनों में लेह और कारगिल में लगभग 60,000 लोग अनशन पर बैठे, जबकि लद्दाख की आबादी ही 3 लाख की है। पहले हिंदू महासभा के सदस्य और अध्यक्ष यहाँ आए, फिर पंजाब से सिख जो किसान और संस्थाएं हैं वो रास्ते से गाड़ी से यहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद यहाँ पर और धर्मों के लोग आए, इस्लाम के, शिया के, क्रिश्चियन, सब यहाँ जुड़े हमसे। और फिर एक मशहूर नायक, एक्टर हिंदी और दक्षिण भारत के, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी समर्थन जताया लोगों में। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है वो रखेंगे, उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे, फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊँ फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये और इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है इस कारवां का, आप। जागो रे देखो रे दुनिया, देखो रे।